हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम द पंडित्स का लाइव मूक करने वाले हैं, लाइव मूक एनालिसिस करेंगे। तो पंडित्स का लाइव मूक 18, इसका हम जीएस का एनालिसिस करेंगे। आई होप आपने ये मूक अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो एंड तक जुड़े रहना, बहुत ही शानदार एनालिसिस रहने वाला है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। Which historical work highlights Humayun's fascination with astronomy and astrology? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हुमायूं की खगोल विज्ञान और ज्योतिष में रुचि को दर्शाता है? ए कानून ए हुमायूनी, बी तारीख राशिदी, सी तज़किरत उल वकीयत, या डी तारीख ए सलातिन ए अफगान। इनमें से कौन सी बुक है जिसमें हुमायूं के फैसिनेशन, यानी इसमें यह बताया गया है कि हुमायूं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में विश्वास रखता था। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हुमायूं बाबर की संतान है। बाबर के हुमायूं के अलावा 3 बेटे और थे, जिसमें एक का नाम था हिंडल, दूसरे का नाम था अस्करी, तीसरा हुमायूं और चौथा कामरान। हुमायूं भारत 1526 में आया था। पहला युद्ध लड़ा था इसने पानीपत का, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1530 से हुमायूं का शासनकाल शुरू हुआ। ये 1530 से लेकर 1540 तक चला था, जिसमें इसने 1539 और 1540 इसमें 2 युद्ध लड़े। और दोनों युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? शेरशाह सूरी के खिलाफ। एक था चौसा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ चौसा बोलते हैं, और दूसरा था बिलीग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध 39 में, बिलीग्राम का युद्ध 40 में, 1539 1540। और किसके खिलाफ लड़े थे दोनों? शेरशाह सूरी। और जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। हुमायूं ने ही दीन पनाह सिटी किसने बसाई थी? तो दीन पनाह सिटी भी बसाई थी हुमायूं ने। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, और ये ग्रहों के अनुसार कपड़े बदल बदल कर पहनता था। मतलब कि ब्लू अर्थ, मतलब प्लैनेट के हिसाब से कपड़े थे, उसमें जो नक्काशी, ये सब ये डिपेंड करता था पूरा एस्ट्रोलॉजी पर। ये बहुत विश्वास रखता था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। ये जो आप देख रहे हो ना स्टैचू, ये किसके? हुमायूं के। और ये जो पोशाक देख रहे हो, ये प्लैनेट्स के कलर के आधार पर पहनी हुई है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में इस कदर, इस हद तक विश्वास रखता था। बाकी ये जितनी भी बुक्स हैं, ये मुगल काल की ही है, जिसमें से ये कानून ए हुमायूनी ये लिखी थी ख्वान द मीर ने, ख्वान द मीर। और इसी में ही जिक्र है हुमायूं के फैसिनेशन रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तारीख राशिदी लिखी थी मिर्जा हैदर ने, और इस बुक में बाबर के टाइम पीरियड का जिक्र है। और तज़किरत उल वाकियात ये बुक लिखी थी, ये हुमायूं का सर्वेंट था जिसका नाम था जौहर। ये बुक लिखी थी जौहर ने। और ये तारीख सलातीन अफगान ये बुक लिखी थी अहमद यादगार ने। और ये अहमद यादगार किसके टाइम पीरियड में था? ये था जहांगीर के टाइम पीरियड में। अच्छा, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता देता हूं, जैसे कि अलबरूनी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो अलबरूनी के द्वारा तहकीक हिंद, या इसे ही कहते हैं किताब उल हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही मिनहास उस सिराज द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो मिनहास उस सिराज द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। बर्नी के द्वारा कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? तो बर्नी के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक है फतवा ए जहांदरी, दूसरी है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। अच्छा, एक और बुक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, फतवा ए फिरोज शाही। फतवा ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक नहीं लिखी है, लेकिन तारीख ए फिरोज शाही लिख रही है बर्नी ने। और अली बिन अहमद कूफी, या कूफी कह लो, अली बिन अहमद कूफी, इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उस बुक का नाम है चचनामा। नेक्स्ट है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है एक बुक का नाम है तुगलक नामा, इंपॉर्टेंट बुक है तुगलक
नामा। और भी बहुत सारी बुक हैं जैसे लैला मजनू, नूह सिफिर, खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, ये सारी किताबें किसके द्वारा लिखी हुई हैं? ये सारी आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई किताबें। बाकी आई थिंक मैंने सारी कवर कर दी, अलबरूनी, मिन्हास उस सिराज बरनी, अल बिन में अहमद कूफी, आमिर खुसरो। अच्छा एक और है, इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है रहला, इसे किताब उल रहला भी बोलते हैं या रहला बोल दो। ये बुक लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी थी। तो हमने हुमायूं के बारे में जाना, हमने हुमायूं का एस्ट्रोलॉजी में किस तरह विश्वास है वो जाना, जो जिस बुक में इसके बारे में जिक्र है उसके बारे में जाना, बाकी और भी बुक्स के बारे में जाना। तो बहुत सारी लर्निंग मिली है इस क्वेश्चन से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द नियोलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय द चाल्कोलिथिक पीरियड। इन द चाल्कोलिथिक पीरियड द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड? कॉपर एंड ब्रॉन्ज, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ऑर्स, क्राफ्टिंग मेटल्स आर्टिफैक्ट्स। नवपाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण युग आता है। ताम्रपाषाण युग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग शुरू हुआ? तांबा और कांस्य, तांबा अयस्क को गलाने की तकनीक, धातु की वस्तुएं बनाने की कला। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर करने से पहले हम चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो चाल्कोलिथिक पीरियड है ये एक तरीके का ट्रांजिशन पीरियड है। किस किस के बीच का? ये है नियोलिथिक और आयरन एज, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन फेज था वो था चाल्कोलिथिक पीरियड या चाल्कोलिथिक एज। इसे ही बोला जाता है कॉपर एज। इसे कॉपर एज क्यों बोला जाता है? कि इसी टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहला मेटल, सबसे पहला धातु खोजा गया था। और वो धातु कौन सा था? वो धातु था कॉपर। फर्स्ट मेटल फाउंड, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कॉपर एज। बाकी इसका टाइम पीरियड रफली 3000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था। और इस टाइम की जो चाल्कोलिथिक पीरियड है या कॉपर एज है, इस टाइम की कुछ कंडीशन जाने तो इस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो रूरल इकोनॉमी थी। यानी इस टाइम पर जो ज़्यादातर लोग जीवन व्यापन करते थे वो एग्रीकल्चर बेसिस था, यानी जो फसल बुआई वगैरह शुरू हो चुकी थी। और इस एज में डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया था। अब ये डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पशुपालन, यानी जैसे घर में कुत्ता रख लिया, गाय भैंस ये सब रखना, मतलब डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था। एग्रीकल्चर करने लगे थे, फसल वसल बोने लगे थे लोग, रूरल इकोनॉमी थी और हंटिंग एंड फिशिंग भी करते थे। और इस टाइम पे जो पॉटरी थी, यानी जो बर्तन यूज करते थे वो कैसे थे? वो बर्तन थे कलर्ड होते थे। यानी कैसे थे वो? या तो ब्लैक वेयर थे या रेड वेयर, ब्लैक या रेड वेयर। आपने देखा होगा ना, जब आप कुम्हार के पास जाते हो तो दिए वगैरह आज भी लेने जाते हो तो वो मिट्टी, पीली मिट्टी या जो चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाता है वो होते पीले कलर के, लेकिन उन्हें जब पकाने के बाद उन पर कलर कर देता है रेड कलर का, तो वो एक तरीके का रेड वेयर हो गए या रेड आर्टिफैक्ट्स हो गए। तो ऐसे ही कॉपर एज पे जो पॉटरी थी, वो जो बर्तन हुआ करते थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक कलर या रेड वेयर के होते थे। बाकी ये भारत के किस हिस्से में बसे थे या किस साइड पर पाए जाते हैं? तो इनमें इंपॉर्टेंट एक थी आहार बानस कल्चर। ये कहाँ पर है या किस साइड, ये साइट कहाँ पर मौजूद है? तो ये है राजस्थान में। एक है कयाथा कल्चर और एक है जोरवे कल्चर। आप जानते होंगे जोरवे कल्चर तो महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये जो साइट है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और कयाथा कल्चर ये कौन से वाले रीजन में? सेंट्रल एशिया, यानी मध्य प्रदेश। सेंट्रल एशिया कह रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश। पहली बार जो सेंट्रल इंडिया में जो कॉपर का यूज किया था तो वो कयाथा कल्चर, इस वाले रीजन में मध्य प्रदेश में पहली बार कॉपर का यूज हुआ था। तो ये सारी चीज थी कॉपर एज या चाल्कोलिथिक एज के बारे में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज ये ट्रांजिशन फेज है। तो इस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आई थी, उसे ब्रॉन्ज एरा भी बोलते हैं। तो इसे कॉपर एंड ब्रॉन्ज एरा तो बोला ही जाता है, मतलब इसका यूज शुरू हो गया था।
और यूज शुरू हुआ है तो स्मेल्टिंग वगैरह मतलब कि टेक्नोलॉजी भी आ गई थी और उससे मेटल आर्टिफैक्ट्स बनाने भी शुरू हो गए थे। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बता दिया चाल्कोलिथिक एज के बारे में कि एक ट्रांजिशन फेज था नियोलिथिक एज और आयरन एज के बीच का। बाकी मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। जैसे जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वैसे वैसे हम और भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द ऑगस्ट ऑफर वॉज अ प्रपोजल मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग देन वायसराय ऑफ इंडिया। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से इसे किसने पेश किया? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। देखो अगर आपको टाइम पीरियड पता है ना तो इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे। पहली बात, इसका टाइम पीरियड 31 के आसपास का होगा। जैसे कि हमको पता, आई थिंक इसका टाइम पीरियड है 1926 से लेकर 1931 तक। और आज जैसा आप जानते हो ऑगस्ट ऑफर आया कब था? ये आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, तो 1940 के आसपास आया था। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लॉर्ड विलिंगडन का टाइम पीरियड क्या था? इरविन के जस्ट बाद 1931 से लेकर 1936 तक। तो लॉर्ड विलिंगडन भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन ये थे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ये तो नहीं थे, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, लेकिन इंडिपेंडेंट भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत आजाद कब हुआ? भारत आजाद हुआ 1947 को। तो इनका टाइम पीरियड भी इसी टाइम पीरियड के आसपास होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इनका टाइम पीरियड था 1947 से लेके 48। तो बचा एक ही ऑप्शन, लॉर्ड लिनलिथगो। यही इसका आंसर है। इसका टाइम पीरियड था लिनलिथगो का 1936 से लेकर आई थिंक 41 तक था। उस टाइम पर यह ऑगस्ट ऑफर आया था। इस ऑगस्ट ऑफर में क्या क्या दिया हुआ था? इस ऑगस्ट ऑफर में दिया गया था कि जो वाइसरॉय की काउंसिल है उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाएगा। इंडियंस पार्टिसिपेशन क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। पहली मांग ये मानी गई थी, या पहला ऑफर ये रखा गया था, मांग नहीं थी, ऑफर रखा गया था। दूसरा, इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियंस के पार्टिसिपेशन की बात की। इन्होंने इंडियन का पार्टिसिपेशन मांगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में आप हमारा साथ दीजिए। ऐसी मांग थी किसकी? ऑगस्ट ऑफर की। और इसमें पूर्ण स्वराज नहीं माना गया था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली बात नहीं रखी गई थी। इस वजह से इस ऑफर को डिनाई कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को मान लिया था। तो ये था ऑगस्ट ऑफर के बारे में। बाकी लॉर्ड इरविन के बारे में आप जानते हो कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पास हुआ था। इस पैक्ट के चलते जो गांधी जी हैं, इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो कब हुई थी? ये 1931 में ही हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। गांधी जी ने ना पहली में पार्टिसिपेट किया ना थर्ड में पार्टिसिपेट किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज फर्निश्ड द प्रूफ ऑफ द सी फेयरिंग एक्टिविटी ऑफ द हड़प्पन पीपल। निम्नलिखित में से किस स्थान ने हड़प्पा सभ्यता के समुद्री गतिविधियों का प्रमाण प्रदान किया है? कोट दीजी ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान सिंध वाले रीजन में। कहाँ पर है ये लोकेशन? पाकिस्तान में है। सूतका को, लोथल या बालाकोट? सूतका जेंडोर और सूतका को आई थिंक बलूचिस्तान में है। बालाकोट ये वाला रीजन भी पाकिस्तान में है। और लोथल, लोथल कहाँ है ये आप मुझे बताना। लोथल कहाँ पर है? और इसका आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल एक पोर्ट सिटी थी और यहाँ पर चावल यानी राइस के एविडेंस भी मौजूद हैं। यानी जो राइस का हस्क होता है ना, जो भूसा होता है, वो लोथल में पाया गया था। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या नाम है? वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसे ही कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। कब खोजी गई? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी। दूसरी साइट कौन सी थी? दूसरी थी 1922 में खोजी गई मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। इसे किसने खोजा था? तो इनसे खोजा था आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी ने। इस टाइम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल। बाकी इस सिविलाइजेशन का फैलाव कैसे था? तो ये फैला हुआ था नॉर्थ में मांडा, और ये मांडा कहाँ, कौन से रीजन में आज के टाइम पीरियड में? जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। साउथ में दैमाबाद। दैमाबाद कौन सा वाला रीजन है? ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन। ईस्ट में आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वेस्ट में सूत का जेंडौर, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का यहां पर आपने देखा इस क्वेश्चन में कि ये सी फेयरिंग यानी समुद्री यात्रा भी करते थे। तो इनका जो ट्रेड था वो किसके साथ था? तो इनका ट्रेड पाया गया है मेसोपोटामिया के साथ। और इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं कि ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे? तो इसके एविडेंस मिलते हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो में ही मेसोपोटामियन सील पाई गई हैं। और क्या पाया गया है? यह मोहनजोदारो किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है अपने ग्रेट बाथ के लिए। ग्रेट ग्रेनरी यानी जो सबसे बड़ा स्नानागार है और जो सबसे बड़ा अन्नागार है वो कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदारो में। और जो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है या स्टैचू मिला है वो भी कहाँ से मिला था? वो भी मोहनजोदारो से मिला था। और बियर्डेड मैन का स्टैचू ये भी मोहनजोदारो से मिला है। और मोहनजोदारो को बोला जाता है माउंट्स ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माउंट्स ऑफ डेथ किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है मोहनजोदारो को। और क्या इंपॉर्टेंट है? और हाँ, ये जो मेसोपोटामिया लोग जो थे, यहाँ की जो सभ्यता थी, वो इन्हें मेलुहा कहकर पुकारती थी या मेलुहा बोलती थी। किनको मेलुहा बोला जाता था? तो इंडस पीपल को क्या बोला जाता था? मेलुहा बोला जाता था। और ये कॉटन पहली बार भी यहीं पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और कॉटन को किस नाम से बोला जाता था? तो शिंडोन बोला जाता था कॉटन को। और यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। और जो शहर बसे होते थे वो वेल डेवलप्ड शहर थे। और शहर में सिटाडेल पाए जाते थे, दुर्ग। दो तरह के लोग यहाँ रहते थे, मतलब या दो वर्ग के लोग हुआ करते थे। एक वो वर्ग ऊंचे तबके के लोग जो दुर्ग में रहा करते थे, सिटाडेल में रहा करते थे। और एक सिटी थी जहां पर दुर्ग नहीं होते थे, वो वहां रहते थे, वो लोग निम्न वर्ग के लोग थे। और वो कौन सा शहर है जहां पर सिटाडेल पाए ही नहीं जाते? तो वो था चन्हू दारो में सिटाडेल्स नहीं थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बाकी इसका आंसर है लोथल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टिप्पणी इज ए डांस परफॉर्म्ड ऑन फेस्टिवल एंड मैरिज बिलोंग्स टू विच स्टेट? टिप्पणी एक नृत्य है जिसे त्योहारों, कौन कौन से त्योहार? एक होली और दिवाली, इन त्योहारों पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और शादियों में भी परफॉर्म किया जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये रही इसकी पिक्चर, ये है टिप्पणी। ये जो प्रॉप है, ये एक डंडा है, इसको लेकर जमीन में मार मार कर म्यूजिक बजता है और इसको जमीन में मारकर एक रिदम क्रिएट करते हैं और ऐसे डांस करते हैं। और ये डांस कब कब होता है? तो ये त्योहारों पर होता है और शादियों में होता है। ये कौन से स्टेट में होता है? तो इसे मैं आगे बताऊंगा। वैसे महाराष्ट्र के बता देता हूँ। महाराष्ट्र के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोक डांस है? तो महाराष्ट्र का है कोली डांस, पोवादास, लेजिम, लावणी। ये कहाँ के? ये महाराष्ट्र के। ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट फोक डांस है। गुजरात के कौन कौन से? गुजरात के बाद में बताऊंगा। वैसे आपको पता चल ही गया होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी।
यानी मतलब इस डांस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बाकी नेक्स्ट हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डांस है? तो हरियाणा का है फाग, लूर। लूर जो है वो अविवाहित महिलाएं मनाती हैं हरियाणा की। झूमर और गुग्गा, ये कहाँ के? ये हैं हरियाणा के। फाग, लूर, झूमर, गुग्गा। झुमुर नहीं, झुमुर असम वाले रीजन में होता है, असम का फोक डांस है झुमुर। ये है झूमर। और घूमर, घूमर कहाँ का है? तो घूमर है राजस्थान का। घूमर हो गया, कलबेलिया, तेहरा ताली और कच्ची घोड़ी, ये कहाँ के इंपॉर्टेंट डांस है? तो ये है राजस्थान के इंपॉर्टेंट फोक डांस। गुजरात के कौन कौन से बताए थे? तो गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट बताया मैंने गरबा, फिर बताया मैंने डांडिया रास, और फिर बताया था मैंने आपको टिप्पणी। तो टिप्पणी कहाँ का है? टिप्पणी है गुजरात का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट ड्रम? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व वाद्य यंत्र तबला से संबंधित है? वैसे ये दो अलग अलग लिखे हुए हैं, पर करेक्ट है, ड्रम से भी संबंध रखते हैं, ये तबला से भी संबंध रखते हैं। तो इनका नाम है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ये इनकी फोटो है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय की। बाकी और जो ये पर्सनैलिटी है, जैसे उस्ताद फैयाज खान, ये वोकलिस्ट हैं। बिस्मिल्लाह खान, ये किससे रिलेटेड है? ये शहनाई से रिलेटेड है, शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। और शहनाई में कितने होल्स होते हैं? तो शहनाई में होते हैं 7 होल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विलायत खान, विलायत खान उसी वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं जिससे पंडित रविशंकर संबंध रखते हैं। पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, और विलायत खान और परवेज खान। तो आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा कि विलायत खान किससे संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं सितार से संबंध, ये बजाते हैं सितार। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। तो तबले से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उस्ताद अल्लाह रखा, उनके बेटे जाकिर हुसैन, निखिल घोष, विक्रम घोष, अनोखे लाल मिश्रा और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये सारे किससे संबंध रखते हैं? तो ये सारे संबंध रखते हैं तबला से। ये सारे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बजाते हैं तबला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद इज फेमस हिस्टोरिकल बुक रिटन बाय। किताब उल हिंद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे किसने लिखा था? अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या मेगास्थनीज? तो इसका आंसर है अल-बरूनी। मैंने आपको पहले ही बताया था। तहकीके हिंद या किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। इब्न बतूता के द्वारा कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? तो वो है रहला। अल-बरूनी किसके साथ आया था भारत? अल-बरूनी आया था गजनी के साथ भारत। और इब्न बतूता एक ट्रैवलर है, मोरक्को का ट्रैवलर था। ये किसके टाइम पीरियड में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। मार्को पोलो ये भी ट्रैवलर था, भारत घूमने के लिए आया था। और मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसे भेजा किसने था? इसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। और जो इसकी इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिका। बाकी जो कुछ फेमस बुक हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दी थी। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द 8th शेड्यूल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषयों में से कौन से शामिल हैं? अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, या फिर प्रोविजन फ्रॉम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसका आंसर करने से पहले हम जितनी भी अनुसूची हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं? तो टोटल है 12 शेड्यूल।
और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब एक एक करके सारे शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो टी, पहला टी से है टेरिटरी, यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये कौन से वाले शेड्यूल में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या है? ई फॉर इमोल्यूमेंट, यानी अलाउंस, इमोल्यूमेंट या सैलरी बोल लो। ये कौन से वाले शेड्यूल में है? तो ये है शेड्यूल 2 में। इसमें जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, इनकी सैलरी, स्पेशल पावर और अलाउंसेस, ये कौन से शेड्यूल में है? तो ये है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 3 में क्या क्या है? शेड्यूल नंबर 3 में है ओथ एंड अफर्मेशन, ए से अफर्मेशन, यानी शपथ। शपथ कौन से शेड्यूल में है? शपथ है 3rd शेड्यूल में। 4th में है राज्यसभा, यानी अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। वो कौन से शेड्यूल में है? तो वो है शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल 4 में क्या है? आर से राज्यसभा की सीटें। 5वें शेड्यूल में क्या है? एस फॉर एस ए एंड एस टी। एस ए एंड एस टी मीन्स शेड्यूल एरिया, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन से शेड्यूल में है? तो वो है शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल 6 में है अदर स्टेट। इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट आते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन से शेड्यूल में आता है? तो ये है शेड्यूल 6। और शेड्यूल 7 में क्या है? शेड्यूल 7 में है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट यानी कौन कौन सी लिस्ट है? जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? तो ये है शेड्यूल नंबर 7 में, यानी डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन, स्टेट, गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट। बाकी 8वें शेड्यूल में क्या है? 8वें शेड्यूल में है ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? भारत में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो कौन से शेड्यूल में है? वो 8th शेड्यूल में है। 9th में है एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो शेड्यूल है वो है 9th शेड्यूल। 10वें में है डिफेक्शन। डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में रखा गया है? तो डिफेक्शन लॉ या डिफेक्शन रखा गया है 10th शेड्यूल में। 11वां और 12वां। 11वें शेड्यूल में है पंचायत और 12वें शेड्यूल में है म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? तो पंचायत के 29 सब्जेक्ट होते हैं, वहीं म्युनिसिपैलिटीज के कितने? 18 सब्जेक्ट। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो 8th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो 8th शेड्यूल क्या है? बी, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। टोटल वैसे 22 लैंग्वेज हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब मात्र 14 लैंग्वेज थी। ये जो 8 लैंग्वेज हैं ये बाद में ऐड हुई हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट हुए थे। जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ वो था 21st अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 21st अमेंडमेंट था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। और इस अमेंडमेंट के तहत सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया था। इसके बाद 71st अमेंडमेंट हुआ था। ये जो 71st अमेंडमेंट हुआ था ये 1992 को हुआ था, और इसके तहत 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, KMN। इसे KMNL को आप ड्रॉप कर दो, KMN से याद रखते हैं, जैसे K फॉर कोंकणी, M फॉर मणिपुरी और N फॉर नेपाली। ये 3 लैंग्वेज और जोड़ी गई थी। बाकी अगला अमेंडमेंट हुआ था 92nd अमेंडमेंट 2003। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी थी? तो इसमें जोड़ी थी बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितनी और जुड़ गई? 8 लैंग्वेज और जुड़ गई। 14 and 8 टोटल मिला के कितनी हो गई? 22 लैंग्वेजेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कंपोजिशन ऑफ। अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान में किसकी संरचना प्रदान करता है?
राज्यसभा की, लोकसभा की, प्रेसिडेंट की या पार्लियामेंट की? तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो पार्लियामेंट से रिलेटेड है आर्टिकल हैं आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 1, 2, 3 तक। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे एक है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर ही आते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो ये पूरा ही आर्टिकल 79 से लेकर जो ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 79 में है, ना कि 80 में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे ये 2, तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी इसको याद रखने की, राजलोक। क्या है? राजलोक। राज यानी 80 आर्टिकल, 79 में कंपोजिशन हुआ था, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो उससे अगला आर्टिकल यानी 80वें आर्टिकल में क्या है? राज। राज यानी राज्यसभा, और 81 वाला आर्टिकल 81 आर्टिकल में क्या है? लोक। लोक यानी लोकसभा। तो ये किससे रिलेटेड आर्टिकल है? 80 आर्टिकल है राज्यसभा से रिलेटेड। आर्टिकल 80 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को ही बोला जाता है राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट बोल लो या राज्यसभा बोल लो। और लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? तो लोकसभा है आर्टिकल 81 में। और लोकसभा को ही बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। बाकी थोड़ा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें होती हैं 250। इसमें से 238 जो सीटें होती हैं यहां पर होता है निर्वाचन, यानी ये होती है इलेक्टेड सीट, और बाकी बची 12 सीट इस पर होता है नॉमिनेशन। और ये नॉमिनेशन किसके द्वारा होता है? ये नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं ये कौन से फील्ड से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं लिटरेचर के फील्ड से, साइंस के फील्ड से, आर्ट या फिर सोशल सर्विस। 1, 2, 3, 4 यहां से नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों को। और कौन नॉमिनेट करता है? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 इज। भारत की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता थोड़ा सा ज्यादा हिंदी हो गई, सूचकांक 2024 में रैंक है 35 रैंक है, 39 रैंक है, 40 है या 36 है? तो इसका आंसर करने से पहले जो भारत का और भी सूचकांक या इंडेक्स में जो रैंक है उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना, 1 मिनट पॉज करना, इसके आंसर देना, तब वापस इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि मैं पिछली जो वीडियो थी उसमें ये मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की? तीसरा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में क्या रैंक है? और चौथा, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। वैसे मैं इसके आंसर बता देता हूं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 130, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 151, और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 2024 के अनुसार, 25 नहीं 2024, इसके अनुसार है भारत की रैंक 40 नंबर पर है भारत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। श्रीलंका मित्र विभूषण इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड रिसीव बाय विच ऑफ द फॉरेन लीडर्स। श्रीलंका मित्र विभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे निम्नलिखित में से किस विदेशी नेता ने प्राप्त किया है? नरेंद्र मोदी, जी जिनपिंग ने, सुषमा स्वराज या व्लादिमीर पुतिन ने? देखो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सुषमा स्वराज ये तो नहीं हो सकती, इनका निधन तो काफी टाइम पहले हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम।
व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग, इनका क्यों ही होगा? मतलब ये ऑनर मिला है, कुछ भारत के किसी लीडर को मिला होगा, तभी इसकी चर्चा हो रही है। नहीं तो और किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी ना कुछ मिलता ही रहता है उन्हें, तो उनका जिक्र तो नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते। ये मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना बता रहा हूँ। इसमें रिस्क तो रहता है, लेकिन ऐसे रिस्क लेकर जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन कर ले जाओ, तो यहाँ थोड़ा सा सेंस लगाकर, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया स्विफ्टली रिस्पॉन्डेड टू द डिवास्टेटिंग earthquake in Myanmar by launching which operation aimed at delivering urgent humanitarian aid and disaster relief? भारत ने म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन वायु, विष्णु, शिवा या ब्रह्मा? देखो ये फोटो है। ये म्यांमार एक देश है जो भारत का पड़ोसी देश है, उसको एक एड दी है भारत ने। तो वो जो ऑपरेशन चलाया था, वो ऑपरेशन कौन सा था? वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच कंट्री क्लेम्ड देयर सेकेंड कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका टाइटल हेल्ड इन 2024 विद ए हार्ड फाउट 1-0 विक्ट्री ओवर कोलंबिया इन द फाइनल्स? 2024 में आयोजित कोपा अमेरिका का लगातार दूसरा खिताब किस देश ने जीता, जिसने फाइनल में कोलंबिया को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराया? पहली बात, ये कोपा अमेरिका ये कौन से खेल से संबंधित अवार्ड है? तो ये संबंध रखता है फुटबॉल से। तो ये अवार्ड जीता किसने? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पेरू या चिले? ये आप फोटो देख लीजिए। अब आप इनकी ड्रेस देख के समझ गए होंगे, जो भी फुटबॉल फैन है उनको समझ आ गया होगा ये ड्रेस कौन सी टीम की है। तो यहाँ आप सेंटर में देख रहे हैं, ये फोटो आप किसकी है, ये आप बता सकते हैं कोई? तो ये है मेसी। मेसी किस खेल से संबंध रखते हैं? मेसी फुटबॉल से संबंध रखते हैं। और ये कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थित है? कांडला, मोरमुगांव, पारादीप या कोची? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको भारत के कुछ मेजर पोर्ट के बारे में बता देता हूं। भारत में टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? तो भारत में टोटल जो मेजर पोर्ट्स हैं वो है 13। कौन कौन से हैं मैं आपको मैप में बताता हूं। तो सबसे पहला है गुजरात वाले रीजन में, उसे कहते हैं कांडला पोर्ट, या इसका एक और नाम है, इसी को बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये कहां पर है? गुजरात में। इसे क्या बोला जाता है? कांडला पोर्ट। मुंबई में कौन कौन से पोर्ट है? तो मुंबई में एक तो मुंबई पोर्ट है और एक है JLNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये कहां पर है दोनों? ये मुंबई में स्थित है। गोवा में कौन सा है? गोवा में है मोरमुगांव। तो मोरमुगांव पोर्ट कहां पर है? तो ये है गोवा में। महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए? मुंबई और JLNP। कांडला कहां हो गया? गुजरात में। अगला है मैंगलोर। ये भी किस साइड पर है? ये भी है, ये है वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं इसे, या वेस्टर्न साइड बोल लो। और ये है ईस्टर्न। तो ये कहां पर है? ये है वेस्टर्न साइड में। और यहाँ केरला वाले रीजन में कौन सा पोर्ट है? वो है कोची पोर्ट। फिर ये इधर ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु वाले रीजन में कौन कौन से? तो पहला है तूतीकोरिन, दूसरा है चेन्नई पोर्ट, तीसरा है एन्नोर। अगला आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट। और फिर है कोलकाता, यस, वेस्ट बंगाल में। तो कौन कौन से हैं? एक है कोलकाता पोर्ट और दूसरा है हल्दिया। ये कहां पर है? ये दोनों हैं वेस्ट बंगाल में। और कौन सी साइड पर है? ये है ईस्टर्न साइड पर। कितने हो गए? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं। तो ये वाली कौन सी साइड है? ये वाली है वेस्टर्न साइड, और ये वाली कौन सी साइड है? ये वाली है ईस्टर्न साइड। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। कौन सी साइड पे? वेस्टर्न साइड पे। तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पूछा है ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है। मोरमेगांव कहाँ है? गोवा कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड पे। तो ये भी नहीं हो सकता। कोची केरला कौन सी साइड पर है? वेस्टर्न साइड पे। तो ये भी नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन? पैरादीप। कौन सी जगह पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो ये पोर्ट कौन से कोस्ट पर पड़ता है? ये पड़ता है ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी पूर्वी तट पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच टाइप ऑफ वॉल्केनो इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सप्लोसिव अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रकार सबसे अधिक विस्फोटक माना जाता है? ए सील्ड वॉल्केनो, बी फ्लड बसाल्ट वॉल्केनो, सी सिंडर कोन वॉल्केनो, या डी कैल्डेरास वॉल्केनो। तो एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। यहां मैंने फिगर लगाई है, ये है टाइप ऑफ वॉल्केनोज। तो शुरुआत करूं मैं शील्ड वॉल्केनो से। ये टाइप ऑफ वॉल्केनोज है, उसमें से ये पहला है शील्ड वॉल्केनो। इसका अगर मैं फीचर बताऊं तो वो क्या क्या है। शील्ड वॉल्केनो जो होते हैं ये थोड़े ब्रॉड होते हैं। एक एक चीज समझना, फिर इसका आंसर करेंगे हम। ब्रॉड होते हैं, और जो इसका स्लोप होता है वो जेंटल स्लोप होता है। फिगर दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। स्लोप कैसा होता है? इसका स्लोप होता है जेंटल स्लोप। और जो इसमें जो लावा होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो लो होती है। लॉ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब समझते हो? गाढ़ापन। एक तरीके से सरल भाषा में समझाऊं तो कम गाढ़ा होता है। और इसका नेचर कैसा होता है शील्ड वॉल्केनो का? इसका नेचर होता है नॉन एक्सप्लोसिव। बाकी मैं फिगर में आपको दिखाता हूं। यहां आप देखो, ये है शील्ड वॉल्केनोज। यहां देख रहे हो, ये जो इसका स्लोप है जेंटल है, एकदम ऐसा स्टीप नहीं है ना, खड़ी चट्टान नहीं है ना। एक तरीके से कैसी है? ऐसे लेटी हुई सी। और ब्रॉड यानी बहुत चौड़े होते हैं। कैसे? चौड़े। और इनका जो मैग्मा होता है, जो इसकी तरलता होती है, वो कैसी होती है? वो लो होती है, जिसकी वजह से ये थोड़े कम विस्फोटक, मतलब विस्फोट नहीं होता ज्यादा, इसमें आराम आराम से बहते हैं ये। तो ये कैसे होते हैं? नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं। अगला फ्लड बेसाल्ट। ये जो दरारें होती हैं इनमें से निकलता है कौन सा? फ्लड बेसाल्ट ज्वालामुखी। बाकी अगर इसके फीचर की बात करूं तो इसका जो लावा होता है वो होता है बेसाल्टिक लावा होता है, बेसाल्ट का लावा होता है। और इसका जो लावा होता है उसकी विस्कोसिटी भी कैसी होती है? उसकी भी विस्कोसिटी लो होती है, यानी लो विस्कोसिटी। किसमें? फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनोज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सिंडर कोन वॉल्केनोज के बारे में। ये जो सिंडर कोन ज्वालामुखी होते हैं इसके क्या क्या फीचर होते हैं? तो इसका जो ढलान होता है या स्लोप होता है वो होता है स्टीप स्लोप, यानी खड़ी चट्टान, जो एकदम खड़ा ढलान होता है इसका ऐसा होता है सिंडर का। और ये छोटे होते हैं, और इनका नेचर कैसा होता है? ये एक्सप्लोसिव नेचर होता है, यानी ये जो वॉल्केनोज हैं ये एकदम से फटते हैं। तो कैसे होते हैं? एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है कैल्डेरा वॉल्केनोज। ये वॉल्केनोज का टाइप क्या है? ये बड़े होते हैं, और ये वॉल्केनो जो होते हैं ये कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका लावा क्या होता है? इनका लावा अंदर की तरफ ही बहने लगता है। और यही होते हैं हाईली एक्सप्लोसिव या मोस्ट एक्सप्लोसिव। कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है कैल्डेरा। यहां मैं आपको फिगर में दिखा देता हूं। देखो ये अंदर की तरफ धस गए, कितने बड़े हैं। एक तो ये बहुत बड़े होते हैं, मैसिव होते हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। बाकी ये अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लावा होता है वो अंदर की तरफ ही जाने लगता है, और बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं ये। बाकी मैंने सिंडर का आपका बताया था कि सिंडर कैसे होते हैं? स्टिप होते हैं, यानी जो इनका स्लोप है वो खड़ा होता है एकदम खड़ी चट्टान की तरह। और ये जो इनका वॉल्केनो जो ये बाहर निकलता है, ये जो लावा निकलता है उसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जहां से ये निकलता है। वहीं कंपोजिट में सिंगल ओपनिंग नहीं होती, बड़े होते हैं ये, और इसकी विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है। और ये जो कंपोजिट होता है इनका नेचर भी एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन कैल्डेरा के कंपैरिजन में ये कम एक्सप्लोसिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या है?
कैल्डेरा वोल्केनोज। इन सब के मैंने आपको फीचर भी बता दिए, टाइप बता दिए। एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are false for the prominent language of India? Hindi is most prominent language of India. Urdu is second most prominent language of India. Marathi is third most prominent language of India. आपने अगर सेंसस पढ़ा है और सेंसस में पता है कि लैंग्वेज का ऑर्डर क्या है, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद कौन सी बोली जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, वरना ये इतना इजी क्वेश्चन है नहीं। वैसे अगर ऑप्शन से देखें, पहला ऑप्शन हिंदी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो ये तो सही है, तो पहला तो सही होना चाहिए, ओनली बी नहीं हो सकता, ओनली 2 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट तो है ही है, ये भी नहीं। देखो ये स्टेटमेंट पता है, उससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो स्टेटमेंट में यही होता है, आपको एक स्टेटमेंट पता है ना तो आपको आंसर मिल जाता है कई बार। यहां मेरे को ये नहीं पता था कि उर्दू सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है या नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसका आंसर मिल गया। बाकी आंसर तो मिल गया है तो थोड़ा हम जान लेते हैं इसके पीछे जो रूपरेखा है, जो सेंसस 2011 की जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सेंसस 2011 ये आज़ादी के बाद कौन से नंबर का सेंसस था? तो आज़ादी के बाद था ये 7वें नंबर का, और जब से शुरू हुए तब से ये कौन से नंबर का सेंसस था? तो ये 15वें नंबर का सेंसस था। पहली बार सेंसस भारत में कब हुए थे? 1872 में हुए थे। किसके टाइम पीरियड में हुए थे? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुए थे। सेकेंड बार जो सेंसस हुआ था और वहीं से सिंक्रोनस सेंसस शुरू हुए थे, वो किसके टाइम पीरियड में? तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में शुरू हुए थे। और 1881 के बाद लगातार हर 10 साल के बाद सेंसस हो रहा है। बाकी फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1930 में जो कि डेक्का सिटी है, आज ये बांग्लादेश में है ये सिटी, इसमें जो पहली बार सेंसस कराया था वो हेनरी वॉल्टर ने कराया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम प्रमुख लैंग्वेज या प्रोमिनेंट लैंग्वेज की। तो सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, और कितने परसेंट? तो ये बोली जाती है 43.63% लोगों द्वारा। पहले नंबर पे है हिंदी, दूसरे नंबर पे है बंगाली, उर्दू नहीं बंगाली, और थर्ड पे है मराठी। बंगाली बोली जाती है 8.03% लोगों द्वारा, वहीं मराठी बोली जाती है 6.86% लोगों द्वारा। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो सबसे प्रमुख लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? पहली है हिंदी, उसके बाद है बंगाली, देन उसके बाद कौन सी है? मराठी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैच द फॉलोइंग। आप जैसा कि जानते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। एक या दो इंफॉर्मेशन आपको है तो उससे ही आपको आइडिया लग जाता है, या उससे ही आपको जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, ये एक कला है, इसको आप स्टैब्लिश करो धीरे धीरे, ठीक है। तो बात करूं, कोशी रिवर, ब्लू रिवर है, रेड रिवर है, बिहार का शोक या बंगाल का शोक? ये तो मुझे पता है कि कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमन है। तो ए के साथ कौन सा कनेक्ट हो रहा है? A3 सारे हैं, तो इससे तो बात नहीं बन रही है। अब अगला था बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। D4 होना चाहिए, D2 ये नहीं हो सकता, D2 नहीं हो सकता, D4 होल्ड कर लो, D1 ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है C। देखो हमें ये दोनों नहीं पता है, ब्लू रिवर कौन सी है, रेड रिवर कौन सी है, फिर भी हमें इसका आंसर मिल चुका है। A कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, D दामोदर रिवर को कहा जाता है बंगाल का शोक, और B किसके साथ कनेक्ट है? 1, B कनेक्ट है 1, यानी B यमुना रिवर को कहा जाता है ब्लू रिवर। ब्लू रिवर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कई कई जगह पर इसका जो यमुना रिवर का टिंट है वो ब्लू कलर का है, इसलिए इसे ब्लू रिवर कहा जाता है।
वहीं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है C2, ब्रह्मपुत्र रिवर को रेड रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई जगह पर जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो टिंट है, जो कलर आता है वो कुछ रेड रेड आता है, इसलिए इसे रेड रिवर कहा जाता है। तो ये जो कुछ बातें थी ये थी रिवर के बारे में। बाकी हम एलिमिनेट करके इसका आंसर मिल गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों इन्फॉर्मेशन थी नहीं, फिर भी हमने इसका आंसर कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें आपको पता हो, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको ना ये नहीं होना है कि थोड़ा सा आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। साहिल इज एन एरिया in Africa that has lost a huge area of productive land in the last century due to excessive human activities and climate change. This area is blaring example of साहिल अफ्रीका का एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछले एक सदी में अत्यधिक मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि खो दी है। यह क्षेत्र डैश का एक स्पष्ट उदाहरण है, डेजर्टिफिकेशन का, इंडेंजरिंग स्पीसीज यानी प्रजातियों को संकटग्रस्त करना, पॉल्यूशन, फेल्ड इरिगेशन। देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ ह्यूज एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड उसके लॉस्ट होने की बात की जा रही है ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। पॉल्यूशन, पहली बात ये इनडायरेक्टली एक तरीके से सही नहीं है क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो खो रही है एक लार्ज एरिया की। फेल्ड इरिगेशन, ये दोनों ये तीनों नहीं है। जो सबसे क्लोज्ड है ना वो है ए, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। इसकी डेफिनेशन ही यही है कि डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये जो भूमि होती है ना, जो जमीन होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगती है। किसकी वजह से? ये मेनली होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी पॉल्यूशन कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे पेड़ काटना और अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो लैंड को है वो डिग्रेड कर रही हैं। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन द्वारा भी मरुस्थलीकरण होता जा रहा है। ये आपको मैं एरिया दिखाऊं, ये वाला रीजन है। ये जो ऊपर वाला रीजन है ये है सहारा वाला रीजन। सहारा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा। सहारा के जस्ट नीचे है ये वाला रीजन है साहिल। ये पहले जो है ये जमीन उपजाऊ होती थी लेकिन अब धीरे धीरे ये भी मरुस्थल में बदलती जा रही है। ये आप ये जो देख रहे हो ना फिगर, ये साहिल की ही है। ये मैंने आपको साहिल जो जगह है, जो साहिल वाला जो रीजन है वहाँ की फोटो लगा रखी है। यहाँ आप देख रहे हो ना, बस जगह जगह थोड़ी थोड़ी ही घास बची है, बाकी पूरा जो है बंजर होता चला जा रहा है। देखो एक पेड़ है बस, और यहाँ देखो ये दरारें पड़नी शुरू, मिट्टी मतलब बंजर हो गया है ये पूरा। मतलब किधर की तरफ जा रहा है? ये मरुस्थलीकरण की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर है डेजर्टिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द नेम ऑफ द टिश्यू दैट कनेक्ट्स द टूथ टू द जॉबोन? वह ऊतक कौन सा है जो दांत को जबड़े की हड्डी से जोड़ता है? डेंटिन, सीमेंटम, पल्प या पेरिडोंटल लिगमेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले अगर मैं देखो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर करूंगा तो एक तरीके से रटना हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। तो यहाँ आप एक फिगर देख रहे हैं, ये एक टूथ की फिगर है, दांत की फिगर है, जो कि किस में है? ये जबड़े में आपके धंसा हुआ है। तो ये जो दांत की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं इनेमल, और ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी बोल लो या जो दांत होता है उसकी ऊपर की लेयर होती है, यही बचाती है। जो खाना होता है उसमें एसिडिक कंडीशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से टूथ डिके ना हो। इस वजह से जो ऊपर की लेयरिंग है जो दांत को बचाती है वो कौन सी होती है? वो होती है इनेमल। और इनेमल और ये वाला रीजन है जिसमें नसें पाई जाती हैं उसे बोलते हैं पल्प या पल्प चैम्बर, जिसमें दांत की नसें होती हैं। जो सेंसिटिविटी फील होती है ना, आपको सेंसिटिविटी फील होती है कुछ खाते हो, ठंडा खाते हो, गर्म पानी जैसे दांत में लगना,
वो किसकी वजह से होता है? वो इस रीजन में सेंसेशंस होती हैं। तो इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पल्प। और इस इनेमल और पल्प के बीच वाले रीजन को बोला जाता है डेंटिन। और ये जो दांत है जो धसा हुआ है, ये किस में धसा हुआ है? जबड़े में। तो ये जो कुशन प्रोवाइड कर रही है, ये त्वचा टाइप की होती है, खाल कवरिंग जो होती है, ये कुशन देती है दांत को। आप चबाते हो उस दौरान जो दांत थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, वो किसकी वजह से करता है? वो करता है पेरिडोंटल लिगमेंट की वजह से। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। डेंटिन मैंने आपको बताया इनेमल, और जो आपका पल्प होता है उसके बीच की जो लेयर होती है, जो बीच का हिस्सा होता है दांत का, वो होता है डेंटिन। तो ये नहीं हो सकता। सीमेंटन, यहाँ पर आप देखो ये वाला हिस्सा, ये जो अंदर दांत का धसा हुआ है, ये अंदर वाला पार्ट, ये है सीमेंटन। तो ये भी नहीं हो सकता। पल्प, जहाँ जो दांत होती है उसकी नसें वगैरह होती हैं, वो होती है पल्प वाला रीजन, तो ये भी नहीं है। तो जो टिश्यू जिससे टूथ और जो बोन कनेक्ट है, वो कौन सा है? वो टिश्यू है आपकी पेरिडोंटल लिगामेंट, जो कुशन प्रोवाइड करती है। किसको? टूथ को एक कुशन प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी टूथ के बारे में। बाकी मुझे ये बताना किस पीएच के नीचे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनल surrounded by a semi-permeable membrane that enclose the vacuoles in plant cells. The semi-permeable membrane is termed as। वैक्यूल एक कोशिका अंग है जो एक अर्ध परगम्य झिल्ली से घिरा होता है, जो पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल को बंद करता है। इस अर्ध परगम्य झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, टोनोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली या फिर साइटोप्लाज्म। पहली बात, ये ऑप्शन हटा दो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर ये जो सेल होती है, सेल के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें ऑर्गेनल पड़े होते हैं, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये तो मेम्ब्रेन नहीं है वैक्यूल के ऊपर की, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मारा होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये वैक्यूल के ऊपर की लेयर नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की दूसरी लेयर होती है, जो प्लांट सेल होते हैं, जो साइटोप्लाज्म और बाहर की सराउंडिंग को अलग करती है। तो ये ऑप्शन नहीं है। और सेल वॉल, जो सबसे बाहरी भित्ति होती है प्लांट में, जैसे सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो सबसे बाहरी भित्ति होती है जो कि सेल को डैमेज होने से बचाती है, वो कौन सी होती है? वो होती है सेल वॉल। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? टोनोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो ऊपर की लेयर होती है, जिससे आयंस और आपके न्यूट्रिएंट्स और जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है, जो सेल से वैक्यूल के अंदर आता है या वैक्यूल से बाहर जाता है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो प्लांट होते हैं उसका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल का वैक्यूल एनिमल सेल के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स द शेयर एंड सिक्योरिटी मार्केट? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं आरबीआई से। आरबीआई बनी कब थी, स्टैब्लिश कब हुई? तो ये हुई थी 1935 में। आरबीआई बनी कौन से एक्ट से थी? तो आरबीआई बनी थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और किसके रिकमेंडेशन से बनी थी? तो ये यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन से बनी थी। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 को। बाकी ये रेगुलेट नहीं करता है शेयर और सिक्योरिटी मार्केट को, तो ये ऑप्शन नहीं है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण
यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 को। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 1955 कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ। बाकी नेशनलाइजेशन से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था ये किस किस के मर्जर से बना था? तो ये बना था बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों के मर्जर से बना था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों के मर्जर से बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इसका 1955 में नेशनलाइजेशन हुआ और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये एक पब्लिक बैंक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। सेबी का गठन कब हुआ? तो सेबी बनाई गई थी 1988 में, लेकिन तब ये एक वैधानिक निकाय नहीं थी, यानी ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं थी। इसको स्टैच्यूटरी का जो स्टेटस है कब मिला था? तो ये मिला था सेबी एक्ट 1992 से, सेबी एक्ट 1992, इसके तहत इसको स्टैच्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय इसका स्टेटस मिला। बाकी स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या अंतर होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनका जिक्र संविधान में दिया होता है, किसी आर्टिकल में होते हैं, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वैधानिक निकाय किसी एक्ट के द्वारा बनती है। ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो किससे बनती है? एक्ट से। और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं वो किससे बनती हैं? वो संविधान के किसी आर्टिकल द्वारा बनती हैं। और ये जो सेबी है यही शेयर और सिक्योरिटीज को रेगुलेट करती है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ अ गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ रिसेशन, विच मेजर इज इट लाइकली टू टेक? यदि कोई सरकार मंदी के दौरान आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है तो वह कौन सा उपाय अपनाने की संभावना रखती है? ए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर्स, इंक्रीज टैक्स सिग्निफिकेंटली, रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग या इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लाती है फिस्कल पॉलिसी। वहीं जो आरबीआई होती है ये अपने मॉनेटरी टूल्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करती है। और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी जिसमें वो टैक्स बढ़ाएगी, घटाएगी, ये सब करती है। बाकी जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टैक्स बढ़ा देने से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, यानी महंगाई को कंट्रोल करती है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता ना। टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या करती है? जो पब्लिक होती है वो खर्चा करने से बचती है, वो टैक्स बचाने की कोशिश करती है, स्पेंडिंग रिड्यूस करती है गवर्नमेंट उनकी। तो ये तो इसका आंसर नहीं होता, ये होता है इन्फ्लेशन के केस में। यहाँ तो ऑलरेडी मंदी आई है, जो बाजार है वो पहले से ही सुस्त पड़ा है, उसको बढ़ाना है, उसको और ज्यादा कमजोर नहीं करना है ना। तो बी तो हो ही नहीं सकता। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर, अरे यार जब रिसेशन आया हुआ है, व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी है तो बैरियर्स क्यों लगाने हैं? तो ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल हो गया ना। अब सी, रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग, वही बात, टैक्स बढ़ा दिए, सेम बात है, तो पब्लिक जो है स्पेंड करना कम कर देती है, मतलब खर्चा कम कर देगी। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? अगर स्पेंडिंग कम कर देगी तो बाजार कैसे बढ़ेगा? तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन डी, यही इसका आंसर है। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, सार्वजनिक खर्चे को बढ़ाना, यानी क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स वगैरह घटा देगी और कोशिश करेगी कि पब्लिक अपना पैसा डाले, व्यापार बढ़े, ये जो मंदी है ये धीरे धीरे करके कम हो। तो इसमें क्या करती है जो सरकार है वो पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाती है, ना कि घटाती है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का सामान्य नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड या नाइट्रिक डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। और ये जो गैस होती है ना, ये एनेस्थीसिया के रूप में काम करती है, मतलब इसको एनेस्थीसिया की तरह यूज करते हैं लाफिंग गैस को। बाकी एटमॉस्फेयर की कुछ और इम्पोर्टेंट गैस के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी होती है? नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो नाइट्रोजन होती है 78%। फिर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 21%। उसके बाद है आर्गन। आर्गन कितने परसेंट है? 0.9%। उसके बाद है CO2। CO2 कितने परसेंट है? 0.03%। और बाकी फिर आती हैं अदर गैसेस। तो ये एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन है, याद रख लेना। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। या कार्बन डाइऑक्साइड का कई बार कंपोजिशन पूछ लिया है कि कितने परसेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स? निम्नलिखित में से कौन सा समूह एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है? CHO नहीं, ये तो एल्डिहाइड का है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में जो बाद में सफिक्स जो लगता है वो कैसा लगता है? अल का, जैसे मिथेनल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मिथेनल। तो CHO ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड, जिसमें H ग्रुप ऐसे अटैच होता है, O ग्रुप ऐसे अटैच होता है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये ऑप्शन नहीं है। COOH ये भी नहीं है, ये आपका ऐसे अटैच होता है, कार्बन से एक साइड पे डबल बॉन्ड से O अटैच होता है और एक साइड OH अटैच होता है। और ये कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसमें जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मिथेनोइक एसिड। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। एल्कोहल में हम जानते हैं जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल, CH3CH2OH। ये तो आपको वैसे पता होंगे। एक कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट और 5 कार्बन पेंट। तो ये भी जो है आपको याद रखनी चाहिए, है ना। बाकी अल्कोहल का मैंने बता दिया, ऑल जुड़ा होता है और OHO नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन OH, ये जिसमें जुड़ा है यानी वो अल्कोहल ग्रुप है। और उसका सफिक्स मैंने आपको बता दिया ऑल, एग्जाम्पल इथेनॉल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द टेक्नोलॉजी फॉर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डेवलप्ड बाय विच इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट? भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक किस भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी द्वारा विकसित की गई थी? सत्येंद्रनाथ बोस नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1924 में एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनाया। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे क्या नाम दिया गया था? उसे नाम दिया गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट क्या था? ये किसी पार्टिकल की वो स्टेट थी जब उसको एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है तो वो जो पार्टिकल होते थे वो स्लो हो जाते थे, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता था और वो पार्टिकल अपनी सिंगल एंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेती थी। और ये जो पार्टिकल होता था ये ना तो लिक्विड होता था, ना गैस होता था और ना ही सॉलिड होता था। ये मैटर की कौन सी स्टेट थी? ये थी फिफ्थ। जैसे फोर्थ स्टेट क्या है? प्लाज्मा। तो फिफ्थ स्टेट क्या थी? बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। और इसने ही आगे चलकर जो क्वांटम है, जो क्वांटम फिजिक्स है, उसमें बहुत अहम रोल निभाया है। तो ये किसने दिया था? ये सत्येंद्रनाथ बोस। तो इनका जो योगदान है वो क्वांटम के अंदर है, ना कि न्यूक्लियर के। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बाकी विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम।
तो ये तो स्पेस से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। राजा रमन्ना या होमी जहांगीर बाबा, तो इसका आंसर है होमी जहांगीर बाबा। और आपको पता है 1974 में पहली बार परीक्षण हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट का, और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था पोखरन में। और इस प्रोजेक्ट के हेड कौन थे? इस प्रोजेक्ट के हेड का नाम था राजा रमन्ना। तो इसका आंसर राजा रमन्ना भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है होमी जहांगीर बाबा। इन्होंने ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डेवलप किया था। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। ये है होमी जहांगीर बाबा की तस्वीर। बाकी एनालिसिस आपको शानदार लगा होगा। मैंने कोशिश की है हर टॉपिक से, यानी जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको टच करने की, या उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन था ये। तो जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर पसंद आया आपको तो लाइक करें और शेयर करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगी। बाकी मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।